बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी के पोस्ट की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे। ये है हमारा सेशन 9। तो आइए एमसीक्यूज़ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन एमसीक्यूज़ में कुछ हमारे पास पास्ट पेपर्स से हैं, जबकि कुछ एमसीक्यूज़ मैंने रैंडम पिक किए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, शी इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। अब इसमें हमारे पास जो अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब है वो है नॉट कट आउट। शी इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। ये जो कट आउट है ना, ये हमारे पास एक ईडियम है, ठीक है, जिसका मतलब है किसी काम के लिए मौजू या फितरी तौर पर अहल होना। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, यानी किसी काम के लिए ना अहल होना। खैर, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हमने कट आउट का मीनिंग देखना है। सुटेबल, रिमूव्ड, अवेलेबल या अराइव। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुटेबल यानी मुनासिब। That she is not cut out for this kind of work, कि वो इस किस्म के काम के लिए मौजू नहीं है या ये काम उसके लिए मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट है, what is sesset? Last 6 lines of sonnet, first 6 lines of sonnet, first 8 lines of sonnet या last 8 lines of sonnet। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लास्ट 6 lines of sonnet, ठीक है। सेसेट जो है ये 6 lines को कहते हैं। देखें, यहाँ पर बात की गई है सोनेट की, तो सोनेट जो है इसमें हमारे पास टोटल 14 लाइंस होती हैं, ठीक है, ये पोएम की बात की जा रही है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 लाइंस होती हैं। इसकी जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं उसको ऑक्टिव कहा जाता है, जबकि लास्ट 6 लाइंस को सेसेट कहा जाता है। तो आप काउंट कीजिए 8 और 6 को, तो इससे 14 लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखें तो फर्स्ट 8 लाइंस को सेसेट नहीं बल्कि ऑक्टिव कहा जाता है, ठीक है। और सेसेट क्या है, ये लास्ट 6 लाइंस ऑफ सोनेट है। तो आप इन दोनों को याद रखें, ठीक है। एक बात ये भी याद रखें कि सोनेट में टोटल लाइंस कितनी होती हैं, 14। फर्स्ट 8 को ऑक्टिव कहा जाता है और लास्ट 6 को सेसेट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। I wonder if Sarah will be coming with us. The underlined part, if Sarah will be coming with us, is a and dash. Prepositional phrase, adjective clause, noun clause या noun phrase। तो ये है हमारे पास noun clause। ये हमारे पास noun clause क्यों है? क्योंकि noun clause में हमारे पास subject और verb दोनों होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो है ये हमारे पास subject है और will be coming जो है ये हमारे पास verb है, ठीक है। तो इनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, इसलिए ये हमारे पास क्लॉज है ना कि फ्रेज, क्योंकि फ्रेज में अक्सर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द यूजुअल एडुलेशन ऑफ ऑफिसर्स मस्ट एंड। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास एडुलेशन। एडुलेशन जो है ये कहते हैं चापलूसी या खुशामद को, लेकिन यहाँ एमसीक्यूज में हमसे कहा गया है कि हमने इसका ऑपोजिट लिखना है, ठीक है, यानी इसका एंटोनिम हमने लिखना है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास बैक बाइटिंग यानी गीबत करना, फ्लैटरी, फ्लैटरी जो है ये एडुलेशन का सिनोनिम है। फिर कंडमिनेशन, कंडमिनेशन कहते हैं तनकीद करने को, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। प्रेज भी कहते हैं तारीफ को, जो कि एडुलेशन का सिनोनिम है, ठीक है। ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम जो है वो है कंडमिनेशन यानी तनकीद करना, और वर्ड है हमारे पास एडुलेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड एमसीक्यूज है। जहां पर आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो एंटोनिम को भी याद किया करें, एंटोनिम पूछा जाए तो सिनोनिम को भी याद किया करें। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Her debonair manners were noticed by everyone present in the city, कि उसके खुश अखलाक और शाइस्ता अंदाज को शहर में मौजूद हर शख्स ने महसूस किया। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास डेबोनायर। डेबोनायर का मतलब है खुश अखलाकी या शाइस्ता अखलाक।
अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इसका ऑपोजिट आपने मालूम करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्टिफ यानी सख्त, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है चेयरलेस। तो चेयरलेस का मतलब है गमज़दा होना या अफसुर्दा होना। कर्टियस का मतलब है पोलाइट होना, तो ये तो फिर इसके सिनोनिम हुआ, ठीक है। और प्लेजेंट कहते हैं खुशगवार को, ये भी हमारे पास इसका सिनोनिम बनता है, ठीक है। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गए डेवनायर के, यानी खुश अखलाक़ी या शाइस्ता अखलाक, और इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट मीनिंग हुआ हमारे पास सिफ्ट यानी सख्त या खुरदरा होना। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नन कैन बी श्योर ऑफ योर हेल्प बिकॉज यू ऑलवेज डैश, कि कोई भी तुम्हारी मदद के बारे में यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि तुम हमेशा, आगे हमारे पास ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, टेक अ फ्लोर, गो टू डॉग्स, गो द होल हॉग, प्ले फास्ट एंड लूज, ये चारों जो हैं ये हमारे पास ईडियम्स हैं, यानी ये हमारे पास मुहावरे हैं, ठीक है। और इसी तरह इन ईडियम्स, इन मुहावरों से मुतल्लिक हमारे पास इन टेस्ट्स में एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इन चारों ईडियम्स के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एंड में हम इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास टेक अ फ्लोर। टेक अ फ्लोर का मतलब है टू बिगिन स्पीकिंग बिफोर एन ऑडियंस और इन मीटिंग, यानी तकरीर शुरू करना या गुफ्तगू का आगाज करना। नेक्स्ट है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब है टू बिकम वर्स, यानी तबाह हो जाना, बिगड़ जाना, जवाल पजीर हो जाना। नेक्स्ट है गो द होल हॉग। इसका मीनिंग है टू डू समथिंग कम्प्लीटली, यानी किसी काम को पूरी तरह करना, पूरी जान लगा देना। और लास्ट है हमारे पास प्ले फास्ट एंड लूज, यानी गैर जिम्मेदाराना या बेईमानी से काम लेना। टू बिहेव इर्रेस्पॉन्सिबली, यानी दोगलापन। तो यहाँ पर अब अगर हम इस सेंटेंस को दोबारा से रीड करें, दैट नन कैन बी श्योर ऑफ योर हेल्प बिकॉज यू ऑलवेज डैश, कि कोई भी तुम्हारी मदद के बारे में यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि तुम हमेशा दोगला रवैया इख्तियार करते हो, यानी वो मदद का कहते भी हैं और फिर मदद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ईडियम है प्ले फास्ट एंड लूज, के दोगला किरदार अदा करना या इर्रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना। नेक्स्ट है vanity is often noticeable in a great leader. Choose the word nearest in meaning to the underlined word. अब यहाँ पर हमारे पास underlined word जो है वो है noticeable. तो noticeable का उर्दू मीनिंग है नुमाया या वाज़ेह। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास डिज़ायरेबल यानी पसंदीदा, एडमायरेबल यानी काबिल तारीफ, विजिबल यानी नुमाया या वाज़ेह, और रिमार्केबल का मतलब है गैर मामूली। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी विजिबल, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी हमने इसका सिनोनिम लिखना है, ठीक है। तो नोटिसेबल का सिनोनिम है विजिबल यानी नुमाया, वाज़ेह। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्ड है वैनिटी, इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका मीनिंग है खुद पसंदी या गुरूर होना, ठीक है। इसको अक्सर नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है, यानी बेजा खुद पसंदी। नेक्स्ट है His unscrupulous act would only tantamount to ravage and destruction. Choose the word nearest in meaning to the underlined word. अब यहाँ पर हमारे पास underlined word जो है वो है tantamount. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमारे पास काफ़ी सारे difficult words है। तो unscrupulous का मतलब है बेउसूल, act उसका अमल, would only tantamount, tantamount कहते हैं बराबर को, यानी equal. टू ravage, ravage कहते हैं तबाही, बर्बादी को, एंड डिस्ट्रक्शन यानी दोनों का मतलब है तबाही और बर्बादी। इसमें हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है वो है tantamount और हमने इसका सिनोनिम लिखना है, ठीक है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास कॉज यानी वजह, इक्वल यानी बराबर, रिजल्ट यानी नतीजा, रेपिटिशियस यानी बार बार किसी अमल को दोहराना। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंस है दैट हिज अनस्क्रीपलस एक्ट वुड ओनली tantamount टू रिवेज एंड डिस्ट्रक्शन, यानी उसका बेउसूल अमल तबाही और बर्बादी के बराबर होगा। तो tantamount का सिनोनिम क्या है हमारे पास, इक्वल यानी बराबर। नेक्स्ट,
अ रेलवे लाइन दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड इज डैश यूज्ड, कि एक रेलवे लाइन जो अब इस्तेमाल नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे। अब ये जो है ये हमारे पास अफिक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है, यानी साबक़े और लाहक़े। तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स लगाएंगे, यानी इस यूज्ड से पहले का वर्ड हम लगाएंगे, ठीक है। तो ओवर यूज्ड नहीं, क्योंकि वो तो अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। मिस यूज्ड कहते हैं किसी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, जबकि यहाँ पर ना इस्तेमाल होने की बात की जा रही है। डिसयूज्ड, तो जी हाँ, डिसयूज्ड का मतलब है हमारे पास इस्तेमाल ना होना, या इन यूज्ड, ये तो हमारे पास करेक्ट वर्ड ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डिसयूज्ड। अ रेलवे लाइन दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड इज डिसयूज्ड, कि ऐसी रेलवे लाइन जो कि अब इस्तेमाल नहीं होती उसको हम डिसयूज्ड कहते हैं, ठीक है। सुफिक्सेस से रिलेटेड भी अक्सर हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, प्रीफिक्स किसी वर्ड से पहले हम लगाते हैं, जबकि सुफिक्स हम किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं, यानी एडिशनल लेटर्स को हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर यूज्ड से पहले हमने इन 3 लेटर्स DIS को ऐड किया है, जिससे हमारे पास एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बना है डिसयूज्ड, यानी इस्तेमाल ना होना। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास वेल बिगन इज हाफ डन। The underlined word well in the given sentence is and dash। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक प्रोवर्ब दिया गया है। प्रोवर्ब किसे कहते हैं? प्रोवर्ब कहते हैं कहावत को। ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल सेइंग होती है जो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है, जिसमें हमारे पास एक नसीहत यानी एक मॉरल लेसन भी मौजूद होता है। अब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोवर्ब से मुतल्लिक भी बता दूं, क्योंकि अक्सर इन प्रोवर्ब से रिलेटेड भी हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो भी एमसीक्यूज़ आपके पास आता है उसको आप हर एंगल से रीड किया करें। तो वेल बिगन इज हाफ डन, इसका मतलब क्या है कि अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी के बराबर होता है, यानी जिस काम की इब्तिदा अच्छी हो उसका बड़ा हिस्सा कामयाबी से तय हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इस वर्ड वेल, ये अब हमारे पास ग्रामेटिकली क्या है? नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। नाउन तो कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को, तो ये तो हमारे पास नहीं है। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, यानी जो नाउन की कोई क्वालिटी बयान करता है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। अब वर्ब एक्शन वर्ड्स को कहते हैं, तो ये हमारे पास एक्शन वर्ड भी नहीं है। ये है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी दूसरे वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। अब ये इस बिगिन को डिस्क्राइब कर रहा है कि काम कैसे शुरू हुआ, वो काम जो अच्छे तरीके से शुरू हुआ हो, ठीक है। तो वेल हमारे पास क्या है? वेल है हमारे पास एक एडवर्ब। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पाइट हिज डैश पर्सनैलिटी सलमान कैन बी रादर डैश समटाइम्स, कि अपनी डैश शख्सियत होने के बावजूद सलमान बाज़ औक़ात काफ़ी डैश हो सकता है। स्ट्रेंज अजीब, ऑकवर्ड भी कहते हैं अजीब को। शाय कहते हैं यानी शर्मिंदा टाइप होने को, ठीक है। शर्मिंदा टाइप ये नहीं मतलब कि शर्मीला होना, ठीक है, शर्मिंदा नहीं बल्कि शर्मीला कहेंगे। आउटगोइंग कहते हैं मिलनसार को। फनी मजाकिया, एंटरटेनिंग यानी दिल बहलाना। नर्वस कहते हैं परेशान होने को, और ऑकवर्ड कहते हैं अजीब को। तो यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को रीड करें जो हमारे पास एमसीक्यूज दिया गया है, दैट डिस्पाइट हिज डैश पर्सनालिटी सलमान कैन बी रादर डैश समटाइम्स। अब यहाँ पर हम इस एमसीक्यूज को जो सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, यानी जिसके अकॉर्डिंग फिर हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, वो है हमारे पास डिस्पाइट। जो डिस्पाइट है ना, ये यहाँ पर कंट्रास्ट को जाहिर कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर सलमान की दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ आपको बताई जा रही हैं। डिस्पाइट हिज शाय पर्सनैलिटी, के शर्मीला होने के बावजूद सलमान कैन बी रादर डैश समटाइम्स, कि सलमान कभी कभार उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो शख्सियत है, वो मिलनसार होती है, ठीक है। डिस्पाइट हिज शाय पर्सनैलिटी सलमान कैन बी रादर आउटगोइंग समटाइम्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंज और ऑकवर्ड, फनी एंड एंटरटेनिंग, नर्वस एंड ऑकवर्ड, ये सारे तकरीबन हमारे पास सिनोनिम्स में आते हैं, जबकि शाय और आउटगोइंग जो है ये हमारे पास
यानी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ पर भी हमने कंट्रास्ट को जाहिर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन, कि आपकी कंपोजिशन में, आपकी तहरीर में कई सारी गलतियां हैं। द अंडरलाइन वर्ड सेवरल इन द गिवन सेंटेंस इज ए एंड डैश, कि जो सेवरल वर्ड है वो हमारे पास ग्रामेटिकली क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नेचर या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सेवरल कहते हैं कई को, यानी यहाँ पर क्वांटिटी तादाद की बात की जा रही है, लेकिन तादाद जो है वो नंबर में आपको नहीं दिखाया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली यूज होता कि आपकी कंपोजिशन में 5 मिस्टेक्स हैं, 7 मिस्टेक्स हैं, 8 मिस्टेक्स हैं, तो फिर ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता। लेकिन चूंकि क्वांटिटी यानी तादाद बताई गई है इनडेफिनिट, यानी हमें डेफिनेटली नहीं पता कि कितनी गलतियां हैं, लेकिन बताया गया है कि काफ़ी सारी गलतियां हैं, इनडेफिनिट नंबर है हमारे पास। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास आई डैश माई वर्क व्हेन असलम डैश टू सी मी, कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी जब असलम मुझसे मिलने आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक दूसरे एक्शन से पहले। ठीक है, यानी हमारे पास जो अर्लियर वाला एक्शन है ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, जबकि जो सेकंड एक्शन है हमारे पास ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। अब टेंसेस के रूल्स तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अब आप देखें हेल्पिंग वर्ब्स को देखें। ठीक है, आई डैश माई वर्क व्हेन असलम डैश टू सी मी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हैड, और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो डिड, हैव डन, केम, डू, कम, हैड, डन और केम। तो यहाँ पर हैड डन, आई हैड डन माई वर्क व्हेन असलम डैश टू सी मी। असलम, अब सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, व्हेन असलम केम टू सी मी। मैंने आपको बताया है ना, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी कहीं पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, आई हैड डन माई वर्क व्हेन असलम केम टू सी मी। चलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अवर सोल्जर्स आर किलिंग द एनिमीज, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस हमने लिखना है। यहाँ पर आप सेंटेंस को देखें, अवर सोल्जर्स आर है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है। किलिंग, इट मीन्स कि ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए टेंसेस के रूल्स मैंने आपको करवाए हैं ना, तो जिनको टेंसेस के रूल्स ठीक तरीके से समझ आए हैं वो इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्टिव वॉइस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, द एनिमीज, फिर हम इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पर हम आर यूज करेंगे, द एनिमीज आर, फिर हम यूज करेंगे बीइंग का, फिर हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाय, और फिर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है उसको हम एंड में ले आएंगे, द एनिमीज आर बीइंग किल्ड बाय आवर सोल्जर्स। अब आप ऑप्शंस की तरफ देखें, बाय द एनिमीज, अवर सोल्जर्स नहीं है, अवर सोल्जर्स को हमने एंड में लेकर आना है। ठीक है, द किलिंग ये तो गलत है, द एनिमीज आर बीइंग किल्ड बाय अवर सोल्जर्स, जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज डैश इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट टाइम्स, कि तोप में ऐसी मुनफरिद खुसूसियात थी जिसकी वजह से कदीम ज़माने में उसे वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शंस की तरफ अगर आप देखें, सच दैट, सो दैट, दैट सेंस, सच एज। अब इनमें हमारे पास या तो फर्स्ट ठीक है या फिर सेकंड ऑप्शन ठीक है,
ठीक है। कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज़, कि कैनन में इतनी सारी यूनिक क्वालिटीज़ थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो। दैट कैनन हैड सो यूनिक क्वालिटीज़, कि उसमें इतनी मुनफरद खसूसियात थी। दैट इट वॉज वाइडली यूज इन एंशियंट टाइम्स, के वसी पैमाने पर उसको कदीम ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। अब जो सो और दैट को हमने यूज़ किया है, यानी यहाँ पर रिजल्ट और पर्पस दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि उसमें यूनिक क्वालिटीज़ थी, इसी वजह से उसको एंशियंट टाइम्स में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास ही इंजॉयड वाइकेरियस अथॉरिटी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास वाइकेरियस। वाइकेरियस कहते हैं किसी दूसरे की तरफ से इख्तियार का इस्तेमाल करना या तफवीज़ शुदा इख्तियारात, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ अगर हम देखें, लिमिटेड, डेलीगेटेड, ब्रूटल या टेन्यूशियस, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेलीगेटेड, यानी तफवीज़ शुदा। यानी सेंटेंस का मतलब है दैट ही एंजॉयड वाइकेरियस अथॉरिटी, के उसे स्पुर्द की गई इख्तियारात हासिल हैं, यानी वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। जबकि अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो लिमिटेड कहते हैं महदूद को, ब्रूटल कहते हैं ज़ालिमाना को, और टेनिशियस कहते हैं कमज़ोर या गैर मजबूत को। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। I like this then that. The underlined word then in the given sentence is an example of dash. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में that I like this then that, कि मुझे ये उससे ज़्यादा पसंद है, इसमें then हमारे पास ग्रामेटिकली क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन या कंजंक्शन। एडजेक्टिव तो इसमें सिर्फ को कहते हैं, वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को। अब यहाँ पर like जो है तो ये हमारे पास एक्शन वर्ड है। प्रोनाउन जो है तो ये नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर आई और दैट ये दोनों हमारे पास प्रोनाउंस हैं। तो देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन जो है ये टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस या टू क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। अब आई लाइक दिस, कि मुझे ये पसंद है, यहाँ पर ये हमारे पास एक फ्रेज है, देन दैट, फिर ये हमारे पास एक वर्ड है। तो इस फ्रेज और इस वर्ड को इस कंजंक्शन के ज़रिए मिलाया गया है। तो ये है हमारे पास कंजंक्शन, जिसको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। लास्ट MCQs है हमारे पास, द हंटर शॉट द लाइन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब अगर यहाँ पर आप देखें, द हंटर शॉट द लाइन, शिकारी ने शेर को गोली मारी। अब ये है हमारे पास सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, यानी द लॉइन को हम स्टार्ट में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, द लॉइन वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म भी है इसकी शॉर्ट, और फिर जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको हम एंड में ले आएंगे, द लाइन वॉज शॉर्ट, बल्कि इसके बाद हम बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट को एंड में लेकर आएंगे, बाय द हंटर। द लाइन वॉज शॉट बाय द हंटर, हैज़ बीन नहीं आएगा, वॉज आएगा, नहीं, हाँ, द लाइन वॉज शॉट बाय द हंटर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप ये किया करें कि अगर आपको रूल्स ठीक तरीके से आते हैं तो आप उसको खुद ही सॉल्व कर लिया करें। फिर सॉल्व करने के बाद आप उनको ऑप्शंस के साथ मैच कर लिया करें, तो आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पहले ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाया। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया। आई होप कि आपने मुझसे कुछ सीखा होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद MCQs के साथ। शुक्रिया।